हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं शायद जापान के सबसे अच्छे मास्टरपीसेस के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ समुराई एनिमीज के बारे में। इस एनिमीज के अंदर आपको कुछ समुराइज देखने के लिए मिलेंगे जो कि उनकी स्वॉर्ड चला रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। और ये सारे के सारे एनिमे मतलब ज़्यादातर एनिमे बेसिकली जापान के उस टाइम पे बेस्ड है जब समुराई एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे। तो ये सारे के सारे एनिमे बेसिकली हिस्टोरिकल समुराई एनिमेज है। कुछ एनिमे की स्टोरी काइंड ऑफ डिफरेंट है बट कुछ एनिमे बिल्कुल ही अलग है उन एनिमे से जो कि आपको जनरली एक समुराई एनिमेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है हमारे पास में समुराई चैंपलू। अगर आपने काउबॉय बीबॉप देखी है तो एक्चुअली इस एनिमे को भी उसी व्यक्ति ने बनाया है। जब काउबॉय बीबॉप को सक्सेस मिली उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना फ्यूचर से हट करके थोड़ा पास्ट में जाया जाए और एक ऐसी सीरीज को उन्होंने क्रिएट करा जो कि समुराइज के ऊपर बेस्ड है। इस एनिमे की स्टोरी के अंदर आपको एक महिला मिलेगी जो कि एक ऐसे समुराई को ढूंढ रही है जो कि किसी सनफ्लावर के जैसे महकता है। उसके साथ में 2 बॉडीगार्ड्स है और वो लोग जगह जगह घूम करके एक समुराई को ढूंढ रहे हैं। अब इसमें जो समुराई है उसकी खुद की स्टोरीज है। इस एनिमे के अंदर आपको पॉलिटिकल एरा देखने के लिए मिलेगा कि भैया वहाँ के एडो वाला जो टाइम था, जो जापानीज हिस्टोरिकल टाइम था, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लेवल था वो आपको यहाँ पे समझा गया है। इस एनिमे के अंदर आपको ट्रॉमेटिक सीन्स मिलेंगे, सैडनेस मिलेगी, काइंड ऑफ स्टोरी डार्क है बट स्टिल फनी लगती है। सो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मैं कहूंगा। इवन नंबर 1 से ज्यादा अच्छा एनिमे तो ये है। नंबर 9 ब्लेड ऑफ इमॉर्टल। अब ये एक ऐसा एनिमे है जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली में इमॉर्टल है। जी हाँ, वो मर नहीं सकता। दरअसल होता क्या है, इस एनिमे की स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो समुराई है वो 100 ऐसे लोगों को मारता है जो कि एक्चुअली में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो गुड लुकिंग मैन है, अच्छा काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं और इसी वजह से एक विच जो कि 800 साल पुरानी है वो इसको एक कर्स देती है, एक ब्लड वॉर्म जो कि इसकी बॉडी में डाल देती है और वो ब्लड वॉर्म बेसिकली इसको किसी भी इंजरी से हील कर सकता है। तो ये इमॉर्टल बन जाता है और कभी भी नहीं मर सकता। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस विच के साथ में एक डील करता है कि अगर वो 1000 इविल लोगों को मारेगा तो क्या उसका कर्स ये हट जाएगा और वो विच इस बात को मान जाती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर निकल चुका है उसके इस वेंजेंस को ढूंढने के लिए, उन लोगों को ढूंढने के लिए जिन्होंने गलत काम करे हैं ताकि वो उनको मार सके। तभी उसकी मुलाकात एक 16 साल की लड़की से होती है। 16 साल की वो लड़की इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको हेल्प करे उसके पेरेंट्स के मर्डरर को मारने के लिए। अब यहाँ से इन दोनों की स्टोरी शुरू होती है जो कि बेसिकली बहुत ही अच्छी है। इस एनिमे का एनिमेशन 90s के जमाने का है और कई बार उन्होंने स्प्लिट फ्रेम्स एंड पॉज फ्रेम का भी यूज करा है जो कि एक ऐसा इफेक्ट डालता है कि आप एक काइंड ऑफ एक्सट्रीमली डार्क सीरीज को देख रहे हो और काइंड ऑफ फिल्ड विद एक्शन है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। बस आपके पर्सपेक्टिव को वो चेंज कर देती है, देखने के नजरिए को। सब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नंबर 8 स्वॉर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर। इस एनिमे की स्टोरी भी जापानीज हिस्टोरिकल समय पे बेस्ड है। इस हिस्टोरिकल समय में एक लड़का और एक कुत्ता एक्चुअली एक विलेजर के पास से कुछ चुरा लेता है और बेसिकली वो खाने की चीज होती है जिससे कि वो अपना पेट भर सके। वो ऐसे छोटी मोटी चोरियां करते रहता है ताकि वो अपना पेट भर सके। लेकिन कुछ ही समय बाद एक बहुत बड़ी डायनेस्टी, कांग डायनेस्टी के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। बेसिकली बहुत सारे असैसिन्स भेज देते हैं उसके ऊपर ताकि वो लोग उसको कैप्चर कर सके। वो इस वक्त में नहीं जानता ऐसा क्यों। धीरे धीरे करके वो कुत्ता और वो लोग भागते रहते हैं इन लोगों से और जाकर के एक छोटे से विलेज में पहुंचते हैं। उस विलेज में उनको एक आदमी मिलता है और ये लोग एक स्टोन देते हैं उस आदमी को ताकि वो उनका बॉडीगार्ड बन सके। वो आदमी एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है या कहूँ एक समुराई। और अब ये 3 लोग, एक कुत्ता, 2 आदमी निकल चुके हैं उनकी जर्नी पे, जहाँ पे उनको पता चलता है कि एक्चुअली कान डायनेस्टी इनके ऊपर हमला इसलिए कर रही है क्योंकि कोई प्रॉस्पेरिटी है, उसमें इस यंग मैन की जरूरत है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी नहीं पता है कि वो है क्या। और इस तरीके से स्टोरी प्ले आउट होती है। स्टोरी काफी अच्छी है। आपको काइंड ऑफ 90s के जमाने का एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एनिमेशन क्वालिटी काइंड ऑफ उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था, बट स्टिल एनिमे बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल है। नंबर 7 क्रूजो का। अब ये जो स्टोरी है इसमें आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों का टाइम देखने के लिए मिलेगा। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर, जिसके मैं बैकग्राउंड रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो स्टोरी का मेन पार्ट है, वो एक 12th सेंचुरी में रहने वाला व्यक्ति है। वो किसी वजह से भाग रहा है और भाग करके एक माउंटेन पे पहुंचा है। माउंटेन पे उसको एक लड़की दिखती है। कुछ समय बाद लड़की के साथ में रहने के बाद उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि जो लड़की है कुछ डार्क सीक्रेट इससे छुपा रही है और अब ये मर नहीं सकता। बेसिकली ये व्यक्ति एक इमॉर्टल बन चुका है और ये उसकी जगह पे रहना शुरू कर देता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए। और उसके बाद जापान धीरे धीरे करके इवॉल्व होता है और मॉडर्न सोसाइटी यानी 21st सेंचुरी में पहुंच जाता है। मतलब 12th सेंचुरी से जिंदा है, यस 12th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक, और इसी में इसकी पूरी स्टोरी रहती है। इसके आगे हम बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने लायक है। वो सीक्रेट क्या था, कैसे वो
कोई मॉडल है और भी बहुत सारी चीजें जो कि इस एनिमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नंबर 6 पे होयोगु मोनो। आई डोंट थिंक मैंने इसका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस करा है, लेकिन शायद ये वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल एक्यूरेट एनिमे है इस लिस्ट के अंदर। ये पूरा का पूरा एनिमे जापान के हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड है। बेसिकली इस तरीके से नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। इसमें होता क्या, हमारा मेन कैरेक्टर वॉरलॉर्ड है। ये सोचकर आप सोच रहे हो कि वो हमेशा वॉर और फाइट्स में ही रहता होगा। जैसे इस एनिमे में है बहुत ही अच्छे एक्शन सीन्स है, बट स्टिल हमारा मेन कैरेक्टर एक नई हॉबी को डिस्कवर करता है, वो है टी सेरेमनी। और अब अपनी लाइफ को क्वेश्चन खड़े कर रहा है कि एक्चुअली वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है। बेसिकली ये एनिमे काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल वॉर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर आप पॉलिटिकल चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा और बहुत सारे पॉलिटिकल स्विचेस भी दिखाए जाएंगे। ये एनिमे भी उसी टाइम पे बेस्ड है जब जापान की उस हिस्टोरिकल टाइम में सिविल वॉर चल रही थी। सो अगर तुम्हारे पास टाइम हो एक ऐसे एनिमे को देखने के लिए जो काइंड ऑफ एंजॉयबल हो और काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल भी हो, जो कि बैठ के आराम से एंजॉय कर सको, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। सो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में है नंबर 5 पे कैरिड बाय द विंड। सो ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसके अंदर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा। क्या आपने कभी ऐसा इमेजिन करा है कि आपको एक जापानीज हिस्टोरिकल टाइम देखने के लिए मिले, लेकिन उसमें आपको भर भर के एक्शन ना हो करके वहाँ के काइंड ऑफ लाइफस्टाइल के बारे में भी थोड़ा बताया जाए? तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक लड़की है, एक फीमेल है जिसका नाम है रेन। रेन एक ऐसी लड़की है जो कि काइंड ऑफ पेनीलेस है। वो चाहे जितने भी पैसे बचा ले उसके पास कभी भी कोई पैसे नहीं रहते। उसका एडिक्शन है दारू पीने से, जिसको यहाँ पे साके कहा गया है। साके बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इस वक्त इस लड़की का एक ही मोटिव है कि वो जापान के एक एंटागनिस्ट यानी उसकी स्टोरी के एंटागनिस्ट को मारना चाहती है। उस लड़की के साथ में एक और लड़की है जो कि ऐसे क्लैन या गिल्ड से बिलोंग करती है, जो कि बेसिकली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उसकी इस प्रैक्टिस का नाम होता है आयरन कैट फिस्ट। जो लेडी मियाऊ है वो बेसिकली एक ऐसी लड़की है जो कि काइंड ऑफ नाइव है, लेकिन उसके पास हमेशा पैसा रहता है, लाइक बहुत सारा। कोई नहीं जानता कैसे, इवन मैं भी नहीं जानता है। मैं देखने के बाद भी मेरे को समझ नहीं आया। तो ये दोनों मिल करके ऑड जॉब्स करते रहते हैं, टाउन में, सिटीज में घूमते रहते हैं और उस प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ रहे हैं जिसको कि हम लोग मारना चाहते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी प्ले आउट होती है। आपके पास टाइम हो तो जरूर इस एक बहुत ही एडवेंचरस एनिमे को चेकआउट जरूर करना। नंबर 4 निंजा स्क्रॉल द सीरीज। सो एक ऐसा एनिमे है जिसके पीछे बहुत सारी बैक स्टोरीज है। इस एनिमे के अंदर भी आपको बैक स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका पास्ट भी काइंड ऑफ डार्क है, इविल है, और साथ साथ में अब हमारा मेन कैरेक्टर जिसका मास्टर इस वक्त में मर चुका है और अब वो बस पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है बिना किसी मास्टर्स के। वहीं पे एक लड़की है जो कि गांव में रहती है, उसको गांव के आगे कुछ भी नहीं पता है। वो उस गांव की प्रीस्टेस है, वहाँ पे लोगों को हेल्प करती है, उनको हील करती है। पर उस गांव पे कुछ ही समय पहले कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया। अब वो डीमंस सब कुछ वहाँ का डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और यहीं पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको ड्रैगन ज्वेल नाम की एक चीज मिलती है, जो कि एक अननोन ओरिजिन का स्टोन है, जिसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस एनिमे के अंदर। बट ये स्टोरी वहीं पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे और भी सारे कैरेक्टर्स है, एक थीफ और भी सारे हैं, मैं भूल गया उनके नाम। पर स्टोरी का जो मेन पॉइंट हो जाता है वो ये आता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस प्रीस्टेस को प्रोटेक्ट करता है 2 बड़े डीमन क्लैन से। अब ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ तो आपको स्टोरी में देखना होगा, क्योंकि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है जब बहुत सारी मिस्ट्रीज इस चीज को सराउंड करती है। तो नंबर 3 डेथ फ्रेंजी। अब इस एनिमे की स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा है, एक बहुत ही पीसफुल टाइम है जापान के हिस्टोरिकल टाइम में। यहाँ पर वहाँ के राजा ने या फिर कहूँ वहाँ के शोगन ने टूर्नामेंट रखा है। टूर्नामेंट में इससे पहले वुडन स्वॉर्ड से लड़ा जाता था, लेकिन अब उसने डिसाइड करा है कि अब रियल स्वॉर्ड से लड़ा जाएगा, यानी कि रियल वेपन्स को यूज करा जाएगा। वहीं पे एक बहुत ही ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है जापान के अंदर, जो कि उस वक्त का वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, और उसी के 2 डिसिप्लिन है। अब वो दोनों के दोनों डिसिप्लिन काइंड ऑफ डिसेबल है। एक व्यक्ति का हाथ नहीं है और एक व्यक्ति अंधा है, और ये दोनों के दोनों अपने आप प्रूफ करना चाहते हैं कि कौन उसके मास्टर का सक्सेसर बनेगा फ्यूचर में जाकर के। इसलिए ये दोनों के दोनों उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये पूरी की पूरी स्टोरी उनके इस टूर्नामेंट के ऊपर है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि काइंड ऑफ इंटरेस्ट दिलाती है स्टोरी के अंदर, जैसे कि उनके कैसे फेटेड है, उनकी कैसे डेस्टिनी इंटरट्वाइंड है एक दूसरे के साथ में, और कैसे एक हाथ वाला व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति लड़ेंगे एक दूसरे से। ये भी देखने वाली बात है। सब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नंबर 2 पर गीफू डाउ डाउ। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर तुम लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एनिमे को ना देख करके, अगर तुम्हें मांगा रीडर हो तो मांगा को पहले जा करके पढ़ो। मांगा का नाम है हाना नो केजी। अगर तुमने मांगा पढ़ ली है तो एनिमे बहुत ज्यादा सिंपल बन जाएगा। मांगा के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ चीजें है, वहीं पे एनिमे में कुछ चीजों को हटा दिया गया है इन लोगों ने, मतलब रिमूव कर दिया एनिमेशन बजट या ऐसी चीजों की वजह से। सो इससे पहले जहाँ पे मैंने बोला कि मांगा पढ़ो, उसका एक रीजन है, मैं समझाता हूँ क्यों। दरअसल ये एनिमे बेसिकली एक टॉक शो के जैसा है। दरअसल 2 बड़े बड़े वॉरियर्स जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त में, उस समय के पीरियड में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उस बात में आपको फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि कैसे वो लोग उस पोजीशन पर आकर के बैठे हैं। दरअसल उस मांगा के अंदर एक्चुअली यही जो पुराना टाइम इन लोगों ने करा है वो पहले बताया गया है, फिर जाकर के ये लोग यहाँ पे उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। सो बेसिकली इस एनिमे
एनिमे में आपको ज्यादातर टॉक देखने के लिए मिलेगी, ना कि एक्शन। एक्शन है लेकिन उतना नहीं है। सो अगर तुम एक एक्शन पैक्ड जापानीज एनिमे देख रहे हैं, सोच रहे हो जिसमें समुराई भी हो, तो ये एनिमे शायद आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप इसकी मांगा को पढ़ते हो और फिर इस एनिमे को देखते हो, तो भैया आपको एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट जागेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो जब आप इनकी बातों को सुनोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं, और आप सब कुछ एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे, और काइंड ऑफ एक ओवरफ्लोइंग फीलिंग होगी, गूज़बम्प्स, जो कि बहुत औसम हो। सो अगर एक ऐसा एनिमे देखना हो जिसके अंदर पहले आपको मांगा पढ़नी है, जो मैंने बताई, जिसका नाम है हाना नो केजी, और उसके बाद आपको इस एनिमे को देखना है, तो बहुत ही तगड़ा लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को। नंबर 1, अफ्रो समुराई। अब अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा एनिमे जिसके अंदर भर भर के एक्शन हो, लाइक समुराई लेवल का कतई जहरीला एक्शन जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड हो, बहुत सारे घोर सीन्स हो, तो ये एनिमे आपके लिए है। इस एनिमे के अंदर होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर के फादर इस वर्ल्ड के नंबर 2 सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, सबसे सेकंड सबसे पावरफुल व्यक्ति है, और वो एक बैज भी पहनते हैं जो कि दर्शाता है कि वो नंबर 2 पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, और कोई भी व्यक्ति उसको आकर के चैलेंज कर सकता है, और अगर उसने उसको हरा दिया तो नंबर 2 का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन जो नंबर 1 पे रहता है उसको कोई और चैलेंज नहीं कर सकता सिवाय नंबर 2 के। सो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर के फादर जो कि नंबर 2 है, वो नंबर 1 जिसका नाम रहता है जस्टिस, उसको चैलेंज करता है, और उस चैलेंज में हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि कैसे जस्टिस ने उसके फादर को 2 टुकड़ों में बांट दिया, उसके फादर को वहीं पे मार दिया। इस चीज का रिवेंज लेने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को ट्रेन करता है, धीरे धीरे करके वो अपने आप की पावर को भी बढ़ाता है, और आज इस टाइम में वो दुनिया का 2nd सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम ये नहीं है वो नंबर 1 को मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, प्रॉब्लम ये है, जैसे कि मैंने बोला था कि नंबर 2 को कोई भी आकर के चैलेंज कर सकता है, तो इसके एनिमीज इसके ऊपर हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, इसको ग्रुप बना के मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद नंबर 2 बन सके। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि इन सभी लोगों के बीच में उसको जस्टिस को ढूंढना है और नंबर 1 का टाइटल से हासिल करना है ताकि वो रिवेंज ले सके उसके फादर का। सो ये एनिमे भर भर के एक्शन पैक्ड है, लाइक लिटरली। अगर आपको एक जापानीज समुराई एनिमे देखना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्शन हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। आई होप आप लोगों को लिस्ट पसंद आई होगी। अगर ये लिस्ट आप लोगों को पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा। आपके पास कोई अजीब व गरीब टाइटल हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।